कल की क्लास में हमने कवर कर लिया था प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण। और उसमें मैंने आपको बताया था कि गांधी इरविन समझौता जब होता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द कर दिया जाता है और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले जाते हैं। तो वहां तक का पाठ हमने कल की क्लास में कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो दूसरा चरण होता है तो उसमें रायपुर बिलासपुर दुर्ग में क्या क्या घटनाएं होती है, ये पाठ हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद जब हम अगली क्लास में आएंगे तो गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास को देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को होता है। तो गांधी इरविन जब समझौता होता है तो उसमें गांधी जी कुछ शर्तें रखते हैं कांग्रेस की तरफ से, इरविन जो वायसराय रहते हैं कुछ शर्तें रखते हैं ब्रिटिश सरकार की तरफ से। तो उसमें जो है गांधी इरविन समझौता कर लेते हैं और उस समझौते के तहत इरविन की जो शर्त रहती है वो ये रहती है कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करेंगे और जो है कांग्रेस जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो गांधी जी उस शर्त से जो है संतुष्ट हो जाते हैं और यहाँ पर गांधी जी जो है इरविन की शर्तों के अनुसार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के साथ साथ ही ये भी वहां पर वचन देते हैं कि कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में होने वाला है उस पर भाग लेगी। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो जाता है और गांधी जी जो है तैयार हो जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इसी बीच जो होता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है और कांग्रेस का कराची अधिवेशन 25 मार्च 1931 को होता है। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं और इस अधिवेशन में मुख्य रूप से गरीबी, बेरोजगारी, मौलिक अधिकार से संबंधित एक खाका तैयार किया जाता है, आप बोल लीजिए एक लेटर तैयार किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी भी व्यक्तियों को क्या क्या मौलिक अधिकार उनके पास होने चाहिए। इस अधिवेशन में जो छत्तीसगढ़ से लोग भाग लेते हैं वो है क्रांति कुमार भारती, अमर सिंह सहगल, भुवन भास्कर सिंह और गजाधर साव। क्रांति कुमार भारती, भुवन भास्कर सिंह, अमर सिंह सहगल और गजाधर साव और भी बहुत लोग रहते हैं, हमने महत्वपूर्ण नाम पढ़ा। ये जो है कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लेते हैं। क्लियर है। अब गांधी जी जो है लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं और वहां से जो है 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से असंतुष्ट होकर वापस आ जाते हैं क्योंकि वहां पर गांधी जी जो है देखते हैं कि सांप्रदायिकता का मुद्दा उठ रहा है, उससे संबंधित ब्रिटिश सरकार बात कर रही है। तो गांधी जी निराश होकर वापस आ जाते हैं 28 दिसंबर 1931 को और 3 जनवरी 1932 को गांधी जी घोषणा करते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमने बंद किया था अब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 जनवरी को ही गांधी जी ये घोषणा करते हैं और गांधी जी की इन घोषणाओं के बाद 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया जाता है और उन्हें पुणे के यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आह्वान कर दिया था तो पूरे देश में फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा प्रारंभ होने लगता है। तो क्योंकि हमारा पार्ट छत्तीसगढ़ का है तो हम छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण को अब देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ अध्यादेश लागू किए जाते हैं। वो कौन कौन से अध्यादेश रहता है इस समय वो देख लेते हैं। पहले गैर कानूनी भड़काने संबंधित अध्यादेश, यानी अगर कोई भी संस्था जो है वो भड़काने का काम करेगी लोगों को कि उनको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का काम करेगी तो उस संस्थाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। तो इस समय क्योंकि कांग्रेस वही काम कर रही थी तो कांग्रेस को भी गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था इस अध्यादेश के तहत। दूसरा था गैर कानूनी संगठन अध्यादेश, यानी कोई अन्य संस्थाएं जो उसके अधीन काम कर रही है, कोई भी संगठन जो कि मुख्य रूप से ऐसे राष्ट्रीय विद्यालय हो गए, ठीक है, अलग अलग संगठन मजदूरों के बने हुए थे, जो भी संगठन उस समय बने हुए थे, अगर वो भी ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे उनको भी गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। तो इस समय जितने भी संगठन जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध काम कर रहे थे, चाहे वो राष्ट्रीय विद्यालय हो या कोई भी संगठन हो, सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तीसरा है बॉयकॉटिंग अध्यादेश, यानी अगर कोई भी किसी भी चीज का बहिष्कार करवाएगा, चाहे वो मद्य निषेध कार्यक्रम हो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो, तो सबको इस अध्यादेश के तहत गिरफ्तार किया जा सकता था। क्लियर है। तो ये सब अध्यादेश लागू कर दिए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा जल्दी में और कि कोई भी आंदोलन को फेल करने के लिए ये अध्यादेश लाया गया था। इसी बीच जो है 8 जनवरी 1932 रायपुर
सबसे पहले हम देखेंगे रायपुर में जो आंदोलन हुआ है, अब हम वो देखने जा रहे हैं। तो 8 जनवरी 1932 को रायपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और प्रमुख नेताओं की एक सभा होती है। ठीक है, रायपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और प्रमुख नेताओं की एक सभा होती है। इस सभा की अध्यक्षता करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, और इस सभा में मुख्य रूप से ये डिसाइड किया जाता है कि जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो रायपुर में होगा उसके क्या क्या कार्यक्रम होंगे, ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, वो सब तय किया जाता है इस सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल कर रहे हैं। तो इस सम्मेलन में तय किया जाता है कि 26 जनवरी 1932 को प्रतिज्ञा दिवस मनाया जाएगा। प्रतिज्ञा दिवस ये होता था, यहां पर जितने भी आम जनता है उनको ये प्रतिज्ञा दिलवाई जाती थी कि वो जो है कांग्रेस का जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है बहिष्कार का, वो जो है आप तब तक विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, शराब का सेवन नहीं करेंगे जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ मुख्य रूप से उनसे ये सब प्रतिज्ञा करवाई जाती थी, जिसके लिए डेट डिसाइड की गई थी 26 जनवरी 1932 की। और यहाँ पर जो है ये भी तय किया गया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम सब इकट्ठा आंदोलन करने जाएंगे तो इतने सारे अध्यादेश हैं, उसके तहत हम गिरफ्तार हो जाएंगे। इसी के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक एक व्यक्ति को चुना गया कि एक व्यक्ति जब गिरफ्तार होगा उसके बाद दूसरा जो नेता रहेगा वो अपने दल को लेकर जाएगा और आंदोलन को सक्रिय करेगा। तो जो व्यक्ति नेतृत्व करने के लिए तैयार किए गए उनको डिक्टेटर बोला गया। तो इस समय टोटल 8 डिक्टेटर चुने गए जो आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। तो जो पहले डिक्टेटर चुने गए थे उनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले डिक्टेटर थे पंडित रविशंकर शुक्ल, सेकंड थे शंकरराव गनोदवाले, थर्ड थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, फोर्थ थे डॉक्टर राधाबाई, फिफ्थ थे माधव प्रसाद परगनिया, सिक्स्थ थे लक्ष्मण राम नारायण मिश्र हर्सुल, सेवन थे ब्रह्मदेव दुबे और एट्थ थे लक्ष्मी प्रसाद तिवारी। तो ये 8 डिक्टेटर नियुक्त कर दिए गए इस सभा में। क्लियर है? अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि बुक में क्या करते हैं मिक्स करके दे दिया रहता है, तो अपने को यही नहीं पता चलता कि कौन से डिक्टेटर के कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी डिक्टेटर को डिटेल में पढ़ेंगे कि इस डिक्टेटर के समय कौन कौन सी घटना हुई, फिर वो जेल गए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जेल जाएगा तभी तो दूसरा व्यक्ति डिक्टेटर बनेगा। तो वो जेल गए तो दूसरा डिक्टेटर है, तो उसके समय में क्या क्या काम हुआ जिसके कारण वो जेल गए। तो हम एक एक करके सबको डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने में जो है आसानी हो, और जो क्लियरेंस रहना चाहिए आपके दिमाग में कि किसके समय में क्या काम हुआ। तो अगर पेपर में कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब यहां पर देखते हैं चांदनी चौक रायपुर किसान सभा का आयोजन। चांदनी चौक रायपुर में किसान सभा का आयोजन होता है 10 जनवरी 1932 को, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, और यहाँ पर जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह का भाषण होता है। क्लियर है? तो चांदनी चौक रायपुर किसान सभा का आयोजन होता है 10 जनवरी 1932 को। अध्यक्ष रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, भाषण होता है प्यारेलाल सिंह का, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का। यहाँ पे ठाकुर प्यारेलाल सिंह क्या करते हैं, जो सरकार के द्वारा अध्यादेश लाए गए हैं उसके विरुद्ध भाषण देते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि आप इस अध्यादेश का उल्लंघन करें और जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें यानी। और यहाँ पर किसानों से अपील करते हैं कि जो आप मुख्य रूप से अंग्रेजों को कर पटाते थे वो कर पटाना भी बंद कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह की यह अपील रहती है कि अध्यादेश की परवाह किए बिना सरकार को असहयोग करो और किसानों से कर न पटाने की वो अपील करते हैं। और यहाँ पर जो है आगे चलकर जो है इन्हीं अधिनियमों जो अध्यादेश लाया गया था इन्हीं के चलते जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह को आगे चलकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगला देखते हैं हम 26 जनवरी 1932 प्रतिज्ञा दिवस मनाया जाता है। यहाँ इस अवसर पर प्रभात फेरी भी निकाली जाती है। जैसे कि मैंने बताया प्रतिज्ञा दिवस में प्रतिज्ञा दिलवाते थे कि वो बहिष्कार करेंगे, ये सब करेंगे, शराब का सेवन नहीं करेंगे, तो प्रतिज्ञा दिलवाई जाती सभी को। और यहाँ पर सुबेरे जो है प्रभात फेरियां वहां पर निकाली जाती है, जिसका नेतृत्व इस्माइल खान और कौशल चंद्र दास करते हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो प्रतिज्ञा दिवस के दिन जो गिरफ्तार होते हैं इस्माइल खान और कौशल चंद्र दास। अब यहाँ पर क्योंकि डिक्टेटर ये नियुक्त हुए हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, तो ये पूरे डिक्टेटर पंडित रविशंकर शुक्ल के अंतर्गत ये सब घटनाएं हो रही है। अब होता है 29 जनवरी 1932। 29 जनवरी 1932 को पेशावर दिवस मनाया जाता है। अब ये पेशावर दिवस क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए पेशावर दिवस ये है कि इस समय जो भारत का उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था वहां पर पेशावर पड़ता था, जो तत्काल का पाकिस्तान में पड़ता है।
तो वहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान का जो खिदाए खुदमतगार करके एक संगठन था, जिसको लाल कुर्ती वाला संगठन भी बोलते थे, तो वो जब सत्याग्रह में भाग ले रहे थे, आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो पुलिस के द्वारा काफी बर्बरता से जो है उनको गिरफ्तार किया गया था, मारा गया था, जो वहां के सत्याग्रही थे। तो उसी के विरोध में भारत के जो यहाँ पर रायपुर है, वहां पर पेशावर दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। तो पेशावर दिवस का आयोजन होता है 29 जनवरी 1932 को। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका नेतृत्व करते हैं, और रायपुर में इस दिन सभा का आयोजन होता है, जिसका प्रमुख अध्यक्ष रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल और मौलाना अब्दुल रऊफ खान। मौलाना अब्दुल रऊफ खान और पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा सभा का आयोजन किया जाता है, जहां पर ये दोनों भाषण देते हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से लोगों से अपील करते हैं कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें। तो विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की अपील की जाती है, और आगे चलकर क्योंकि यहाँ पर बहिष्कार जो है बायकॉटिंग अध्यादेश लाए हुए थे, तो बायकॉटिंग अध्यादेश के तहत पंडित रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी होती है 19 फरवरी 1932 को, और मौलाना अब्दुल रऊफ खान की गिरफ्तारी होती है 20 फरवरी 1932 को। लेकिन याद रखिए कि 29 जनवरी को ये सभा हो रही, गिरफ्तारी 19 फरवरी को हो रही है, लेकिन डिक्टेटर यानी ये इनके बीच भी रविशंकर शुक्ल ही डिक्टेटर है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी बीच क्योंकि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार का एक प्रोग्राम तय कर दिया जाता है, अपील की जाती है इस सभा में, तो जो वहां की जो जनता रहती है उनसे अपील करते हैं कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें। तो उस समय जो रायपुर में विदेशी वस्त्र के व्यापारी थे, जिनका नाम था कीका भाई को जनता निवेदन करती कि आप विदेशी वस्तुओं को बेचना बंद कर दें, लेकिन कीका भाई तैयार नहीं होते, क्योंकि वो अंग्रेजों के पिट्ठू रहते हैं, और इसलिए वो तैयार नहीं होते। तो इसलिए जो यहाँ पर ये निर्णय लिया जाता है कि उनके दुकान के बाहर पिकेटिंग किया जाएगा, यानी धरना दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से कीका भाई की दुकान के बाहर धरना दिया जाता है 12 फरवरी 1932 को। 12 फरवरी 1932 को धरना दिया जाता है, जिसका नेतृत्व करती है केतकी बाई और रुक्मणी बाई। कहीं कहीं पे केतकी बाई भी लिखा रहता है, वही है केतकी बाई या रुक्मणी बाई जो है इनका नेतृत्व करती हैं। इनके साथ जो है बहुत सारी लगभग 500 महिलाएं भी जो है यहाँ पर कीका बाई की दुकान के बाद धरना देती, जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये गिरफ्तार होते हैं 12 फरवरी 1932 को, और पंडित रविशंकर शुक्ल 19 फरवरी को, अब्दुल रऊफ खान 20 फरवरी को गिरफ्तार होते हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे ही 19 फरवरी को गिरफ्तार होते हैं, आंदोलन की जिम्मेदारी दूसरे डिक्टेटर में आ जाती है, जो कि बोलते हैं शंकरराव गनोद वाले। तो शंकरराव गनोद वाले डिक्टेटर का कार्यभार संभालते हैं 19 फरवरी 1932 को। अब यहाँ पर जो है शंकरराव गनोद वाले के नेतृत्व में क्या होता है, जैसे कि प्रोग्राम चल ही रहे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है, तो ऐसे ही बहिष्कार का कार्यक्रम चलता रहता है। और 16 मार्च 1932 को महंत लक्ष्मी नारायण दास, खूबचंद बघेल और नंद कुमार दानी, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भी धरना दे रहे थे, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से संबंधित धरना भी दे रहे थे और भाषण भी दे रहे थे। तो 16 मार्च 1932 महंत लक्ष्मी नारायण दास, खूबचंद बघेल और नंद कुमार दानी गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद जो है 29 मार्च 1932 को पुनः कीका बाई की दुकान के बाहर धरना दिया जाता है, और यहाँ पर जो है कीका भाई जो रहते हैं वो पुलिस को कंप्लेन करते हैं। पुलिस आती है, महिलाओं को गाली देती है और जो मुख्य रूप से उनको डंडे से मारती है। तो यहाँ पर 29 मार्च 1932 को जो कीका बाई की दुकान के बाहर धरना होता रहता है, तो उसके नेतृत्व करता रहते हैं शंकरराव गनोद वाले, त्रेतानाथ तिवारी, इनके नेतृत्व में जो है धरना होता है और इसमें महिलाएं भी शामिल रहती हैं। तो अंततः इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो शंकरराव गनोद वाले, त्रेतानाथ तिवारी गिरफ्तार होते हैं 29 मार्च 1932 को। और जो महिलाएं इनका सपोर्ट करती रहती धरने में, उनका नाम रहता है मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई और केजा बाई। मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई और केजा बाई, ये जो रहती ये कौन है, ये भी गिरफ्तार होती है यहाँ पर कीका भाई की दुकान के बाहर धरना के एवज में। लेकिन हम नॉर्मल बुक पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, कीका भाई की दुकान के बाहर धरना और ये महिलाओं का नाम एक साथ पढ़ लेते हैं। लेकिन ये गिरफ्तारी है रविशंकर शुक्ल जब डिक्टेटर थे, ये गिरफ्तारी है जब शंकरराव गनोद वाले डिक्टेटर थे। तो ये दोनों में अंतर है। अब हम देखते हैं इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है तीसरे डिक्टेटर बनते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। और पंडित सुंदरलाल शर्मा के कार्यकाल में विदेशी दुकानों के बाहर, यानी जो विदेशी वस्तुओं की दुकानें जो धरना चल रहा है वो इनके कार्यकाल में भी चलता है। शक्कर का बहिष्कार किया जाता है इनके कार्यकाल में। मुख्य रूप से लोगों से अपील की जाती है कि आप गुड़ का सेवन करें शक्कर के बदले। तो जो शक्कर, इतनी शक्कर आए रहती है विदेशों से यहाँ पर, वो सड़ने लगती है गोदामों में। यहाँ पर जो है 20 अप्रैल 1932 को पंडित सुंदरलाल शर्मा को भी गिरफ्तार
गिरफ्तार कर लिया जाता है इन्हीं कानूनों के तहत। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जैसे ही गिरफ्तार होते हैं, आंदोलन की जिम्मेदारी चौथे डिक्टेटर के ऊपर आती है, जो कि डॉक्टर राधाबाई रहती है। तो डॉक्टर राधाबाई जब डिक्टेटर रहती हैं, तो यहाँ पर पुलिस को ये सूचना मिलती है कि अगला जो डिक्टेटर बनेगा, यानी अगले बार जो आंदोलन का नेतृत्व करेगा, वो करेगा माधव प्रसाद परगनिया। तो पुलिस क्या करती है, राधाबाई को पकड़ने से पहले माधवराव परगनिया को या माधव प्रसाद परगनिया को गिरफ्तार कर लेती है कि अगर हम उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर राधाबाई को गिरफ्तार करते तो राधाबाई के बाद कोई आंदोलन का नेतृत्व करता ही नहीं रह जाएगा, तो आंदोलन अपने आप बंद हो जाएगा। इसी के लिए और इनको डिक्टेटर नियुक्त होने के पहले ही माधव प्रसाद परगनिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है राधाबाई के कार्यकाल में 5 मई 1932 को। लेकिन फिर क्या होता है, डॉक्टर राधाबाई तो नेतृत्व करती ही रहती है, तो डॉक्टर राधाबाई के नेतृत्व में जो है 13 जून 1932 को एक जुलूस निकाला जाता है और राधाबाई को उस जुलूस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वहां पर उस जुलूस में जो है रहते हैं राम नारायण मिश्र हर्सुल भी मौजूद रहते हैं। तो राधाबाई की गिरफ्तारी के बाद जो जुलूस को नेतृत्व करते हैं वो राम नारायण मिश्र हर्सुल करते हैं। तो डॉक्टर राधाबाई गिरफ्तार हो जाती 13 जून 1932 को, और हमारी क्योंकि 5वें डिक्टेटर नियुक्त रहते हैं माधव प्रसाद परगनिया, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। इसलिए जो आंदोलन का नेतृत्व करता है 6वें यहाँ पर जो डिक्टेटर उनके पास चला जाता है, तो 6वें डिक्टेटर आते हैं राम नारायण मिश्र हर्सुल। तो राम नारायण मिश्र हर्सुल जो है वो डिक्टेटर बनते हैं और इस जुलूस को जो 13 जून में चल रहा था राधाबाई की गिरफ्तारी के बाद, उसको नेतृत्व करते हैं। तो राम नारायण मिश्र हर्सुल जो है इस जुलूस में अपने हाथों में जो है मुख्य रूप से तिरंगा झंडा पकड़े रहते हैं जो चरखा से बना रहता है, और इसके अलावा भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगवाते हैं सबसे। तो यहाँ पर पुलिस को यह सूचना मिलती है कि जो राधाबाई के बाद आंदोलन का नेतृत्व करेंगे वो है यहाँ पर पुरुषोत्तम दास, महंत पुरुषोत्तम दास जो है आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। तो पुलिस देखती है कि एक व्यक्ति जो है वो आंदोलन को अभी लेकर चल रहा है, वो राम नारायण मिश्र हर्सुल रहते हैं, क्योंकि पुलिस को ये नहीं पता रहता महंत पुरुषोत्तम दास कौन है। तो पुलिस क्या करती है कि राम नारायण मिश्र हर्सुल को महंत पुरुषोत्तम दास समझकर गिरफ्तार कर लेती है, और बाद में जो है उनको ये पता चलता है कि राम नारायण मिश्र हर्सुल है, तो उनको छोड़ दिया जाता है। क्लियर है। तो महंत पुरुषोत्तम दास को जो है वो राम नारायण मिश्र हर्सुल को महंत पुरुषोत्तम दास समझकर गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, विदेशी कपड़े भी जलाए जाते हैं। इसी बीच जब राम नारायण मिश्र हर्सुल क्या करते हैं, जब विदेशी वस्तुओं का फिर वो निवेदन करते हैं कीका भाई से कि आप विदेशी वस्तुओं को मत भेजिए, और जितने भी व्यापारी रहते हैं सबसे निवेदन करते हैं कि विदेशी वस्त्रों को आप मत बेचिए, लेकिन वो नहीं मानते और वो अंग्रेजों के पिट्ठू बने रहते हैं और वो भारतीय रहते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, जब लोग वहां पे धरना देने जाते थे कीका भाई की दुकान के बाहर या कोई भी व्यापारी की दुकान के बाहर, वो व्यापारी भारतीयों को मारने लग गए थे और पुलिस भी व्यापारियों के समर्थन में थी। तो वहां पर जो है वो भारतीय होने के बाद भी जो है भारतीयों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इसी के लिए राम नारायण मिश्र हर्सुल एक नई घटना यहाँ पर घटित करते हैं, पत्र बम घटना। तो पत्र बम घटना ये रहती है कि जो व्यापारी भारतीय होने के बाद भी भारतीयों का साथ नहीं दे रहे हैं, उनको जो है एक लेटर भेजा जाता था जिसमें फास्फोरस का टुकड़ा लगा दिया जाता था, और लेटर जैसे ही खोलते थे बम फूटता था और उनका मुंह काला हो जाता था। तो ये घटना को अंजाम दिया था राम नारायण मिश्र हर्सुल ने। ये सूचना रोज पेपर में छपती थी, ब्रिटिश सरकार की किरकिरी हो रही थी, तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है, शक के आधार पर राम नारायण मिश्र हर्सुल को गिरफ्तार कर लेती है 31 जुलाई 1932 को। तो 31 जुलाई 1932 जैसे ही राम नारायण मिश्र हर्सुल गिरफ्तार होते हैं, तो आंदोलन की जिम्मेदारी 7वें डिक्टेटर के पास चले जाती, जो है ब्रह्मदेव दुबे। कहीं कहीं पे बलदेव दुबे नाम लिखा रहता है, ब्रह्मदेव दुबे है। तो 7वें डिक्टेटर रहते हैं ब्रह्मदेव दुबे। तो इनके कार्यकाल में तय होता है कि 4 अगस्त 1932 को कैदी दिवस या बंदी दिवस मनाया जाएगा और एक जुलूस निकाला जाएगा। जितने भी लोगों को कैदी बनाया गया उनके समर्थन में एक जुलूस निकाला जाएगा। तो 4 अगस्त 1932 को कैदी दिवस या बंदी दिवस मनाया जाता है और एक जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में जो रहते हैं एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है भगवती चरण शुक्ल, जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल के बेटे रहते हैं। तो भगवती चरण शुक्ल जो है यहाँ पर लोगों को इस जुलूस में बोलते हैं कि वो आने वाले समय में जो है घोषणा करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उस जो ब्रिटिश सरकार की ये नीति थी जिसके तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो मैं उसके जो भी वहां पे प्रॉब्लम आई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड और ब्रिटिश सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो सब जो है एक पत्र में या एक पॉम्पलेट में लिखकर प्रचार करेंगे सबको। यहाँ घोषणा करते हैं कि जलियांवाला बाग के हत्याकांड के एवज में पर्चे बांटेंगे
पढ़ेंगे तो पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर लाठीचार्ज किया जाता है भगवती चरण शुक्ल के ऊपर और वो वहां पर बेहोश हो जाते हैं, यानी बेतों से मारा जाता है। तब भगवती चरण शुक्ल वहां पे बेहोश हो जाते हैं और इस जो 7वें डिक्टेटर रहते हैं ब्रह्मदेव दुबे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आते हैं 8वें डिक्टेटर लक्ष्मी प्रसाद तिवारी। तो लक्ष्मी प्रसाद तिवारी जो रहते हैं ये 31 दिसंबर 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो रायपुर में चलता है उसका नेतृत्व करते रहते हैं, यानी जब तक सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म नहीं हो जाता तो नेतृत्व करता यही रहते हैं, लक्ष्मी नारायण तिवारी। तो ये था पूरा डिक्टेटर का कार्यकाल। अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज है वानर सेना। देखिए रायपुर में जो वानर सेना का गठन हुआ था उसके प्रमुख थे बलीराम दुबे, जो कि और बिलासपुर में पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के चरण में हो गया था वो थे वासुदेव देवरस। तो ये जो यहाँ पे वानर सेना का गठन हुआ है इसका जो केंद्र था जहां पर ये मीटिंग होती थी वानर सेना की वो था तात्यापारा, ब्राह्मणपारा। तो ब्राह्मणपारा में जो है यहाँ पर वानर सेना की मीटिंग होती थी, उसका केंद्र था। तो यहाँ पर क्या होता है कि वानर सेना का गठन करने वाले प्रमुख रहते हैं बलीराम दुबे, इसके अलावा रहते हैं यति यतनलाल जैन, हरि ठाकुर, ठीक है, एक और नाम रहता है रामाधर नाई। तो ये सब जो है वानर सेना का नियंत्रण करते हैं रायपुर में। तो यहाँ पर वानर सेना का जो है कार्य मतलब इनका काम क्या रहता था, पोस्टर चिपकाना, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, ये सब वानर सेना का काम रहता था। तो वानर सेना क्या करती थी कि जो भी संदेश है या पोस्टर है जो अंग्रेजों के खिलाफ उनको चिपकाया करते थे। तो पुलिस क्या करती थी, इनको गिरफ्तार करके जंगलों में छोड़कर आ जाती थी या दूर स्थानों में छोड़कर आ जाती थी, ये वापस आके फिर वही काम में लग जाते थे। तो एक बार क्या होता है 13 मार्च 1932 को जुलूस निकाला जाता है वानर सेना के द्वारा जो गांधी चौक के पास से होता हुआ जाता है और आनंद समाज लाइब्रेरी के पास, वाचनालय के पास जो इनकी सभा होती है, जहां पर जो है बलीराम दुबे जब भाषण देने के लिए स्टेज में आते हैं, सभा में आते हैं, तो इनको जो है पुलिस के द्वारा, क्योंकि वहां पर बहुत लोग रहते हैं और धक्का मुक्की होते रहती है, तो कई पुलिस वाले उस धक्का मुक्की में गिर जाते हैं। तो जब बलीराम दुबे भाषण देने लगते हैं तो पुलिस वाले ऊपर चढ़ते हैं और बलीराम दुबे को बेतों से मारते रहते हैं, लेकिन बलीराम दुबे जो है अपने भाषण देते रहते हैं, रुकते ही नहीं है। तो 15 मिनट तक उनको मारते रहते हैं और 15 मिनट तक भाषण देते रहते हैं। तो ये थे बलीराम दुबे। इनको जो है आजाद भी लोग बोलते थे, इसलिए बलीराम आजाद भी इनका नाम कहीं कहीं मिलता है, क्योंकि ये चंद्रशेखर आजाद की जो आइडियोलॉजी थी उससे प्रभावित थे। ठीक है, तो इनको आजाद भी बोला जाता था। तो रायपुर में आजाद चौक जो बना है वो बलीराम दुबे के नाम पर ही पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से बेतों से मारा जाता और गिरफ्तारी की जाती है जितने भी वानर सेना के प्रमुख रहते हैं, बलीराम दुबे, ठीक है, रामाधर नाई, सबको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अगर पेपर में कभी क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना का गठन कहाँ हुआ है, प्रथम और द्वितीय स्पष्ट नहीं किया तो आपका आंसर बिलासपुर वाला लेना है। अगर स्पष्ट करके दिया है, रायपुर का पूछा है तो रायपुर का लेना है, कुछ स्पष्ट नहीं है तो बिलासपुर का लेना है। अगर बिलासपुर पूछा है तो बिलासपुर का लेना है। अगर कूट वाले में दिया है तब आप रायपुर बिलासपुर को साथ में ले सकते हैं। तो यहां तक हमने जो पार्ट कवर कर लिया है कि रायपुर में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अब जो बचा पार्ट है दुर्ग, बिलासपुर, ये सब में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, अब हम वो वाला पार्ट देखते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि बिलासपुर और दुर्ग में इस आंदोलन में क्या क्या घटनाएं हुई। अब रायपुर तक का पार्ट को हमने कवर कर लिया था। एक चीज और है कि महासमुंद में भी कुछ घटनाएं इस समय हुई थी। 12 जनवरी 1932 यहाँ पर तय किया जाता है महासमुंद में कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी वस्तुओं की दुकानों के बाहर धरना दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका महासमुंद में इस समय इसको लीड करते हैं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार कार्यक्रम को, उनका नाम रहता है क्रांति कुमार भारती, यति यतनलाल, भगवती प्रसाद मिश्र और सत्यनारायण वैष्णव। ठीक है, क्रांति कुमार भारती, यति यतनलाल, भगवती प्रसाद मिश्र और सत्यनारायण वैष्णव, इनको जो है मुख्य रूप से महासमुंद में जो है लीड करते हैं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से संबंधित मामलों में। तो यहाँ पर जो है क्रांति कुमार भारती को जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और क्रांति कुमार भारती को गिरफ्तार करके रायपुर जेल में लाया जाता है। तो जब क्रांति कुमार भारती को रायपुर जेल में लाया जाता है तो वहां पर उनको विवश किया जाता है
कि वो अपने कपड़े उतार कर जो है वहां पर जो कैदियों के कपड़े होते हैं, पोशाक होती है, वो पहने। तो क्रांति कुमार भारती ऐसा करने से मना कर देते हैं कि वो जो है पोशाक नहीं पहनेंगे। तो क्रांति कुमार भारती को 30 बेतों से मारने की सजा मिलती है, यानी 30 बार बेतों से मारने की सजा मिलती है। तो वहां पे पुलिस वाले क्रांति कुमार भारती को बेतों से मारते, 15 बेत उनको पड़ते, क्रांति कुमार भारती नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है। कैदी पोशाक पहनने से वो मना करते हैं। पेपर में कभी आया नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। तो क्रांति कुमार भारती को मास्कून से गिरफ्तार किया जाता है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से संबंधित मामलों में, और उनको रायपुर जेल में रखकर ये वाली घटना रायपुर जेल में होती है। क्लियर है। अगला हम देखते हैं बिलासपुर में क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के दौरान। तो सबसे पहला कार्यक्रम मद्य निषेध कार्यक्रम। मद्य निषेध कार्यक्रम जो होता है जनवरी 1932 में होता है। मद्य निषेध कार्यक्रम के अंतर्गत वही है कि शराब दुकानों के बाहर पिकेटिंग यानी धरना देना, लोगों को जागरूक करना कि वो शराब ना पिए। तो इस कार्य का जो महत्वपूर्ण इस कार्य को जो करते हैं वो है गजाधर साव और कालीचरण शुक्ल। मेन रूप से जो प्रोग्राम जो होता है मद्य निषेध कार्यक्रम वो होता है 20 जनवरी 1932 को। तो 20 जनवरी 1932 को गजाधर साव और कालीचरण शुक्ल के नेतृत्व में जो है मद्य निषेध कार्यक्रम मनाया जाता है, जहां पर कालीचरण शुक्ल जो है वो भाषण देते हैं मद्य निषेध से संबंधित, और वहां पे हानि बताते हैं कि आपको शराब पीने से आपके शरीर में क्या हानि होगी। जैसे हमने देखा था पहले छेदीलाल भी यही किए थे, आर्थिक रूप से क्या हानि हो रही है वो ये बताए थे, डॉक्टर ये बताए थे कि आपको किस तरीके से शारीरिक रूप से बीमारी हो रही है। तो यहाँ पर कालीचरण शुक्ला भी वही कर रहे हैं, शराब से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती है वो सब चीज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मद्य निषेध कार्यक्रम 20 जनवरी 1932 में प्रोग्राम होता है जिसका नेतृत्व कालीचरण शुक्ला और गजाधर साव करते हैं। तो बिलासपुर और मुंगेली के आसपास के क्षेत्र में गजाधर साव और कालीचरण शुक्ला काफी एक्टिव रहते हैं। इसके बाद होता है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कार्यक्रम। ये जनवरी और फरवरी दोनों महीने में चलता है। 1932 में ही ये भी होता है। इसका नेतृत्व सेम चीज है, विदेशी वस्तुओं की दुकानों के बाहर जाकर धरना देना और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से लोगों को जागरूक करना कि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग ना करें। तो इस विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार से संबंधित जो कार्यक्रम होता है उसका नेतृत्व करते हैं ठाकुर छेदीलाल, और ठाकुर छेदीलाल के नेतृत्व में ही ये प्रोग्राम होता है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो कार्यक्रम बनाया जाता है कि वहां पर बिलासपुर में एक दुकान रहती, कालिका प्रसाद दीक्षित रहते हैं जिनके प्रमुख। तो उस कालिका प्रसाद की दुकान के बाहर धरना देने का कार्यक्रम होता है। तो कालिका प्रसाद जो है वो सत्याग्रहियों से नाराज होकर एक सत्याग्रही को झापड़ मार देते, तमाचा मार देते हैं। तो स्थिति काफी वहां पर दयनीय हो जाती है, प्रॉब्लम हो सकती थी, पुलिस भी वहां पर थी, गोली चालन हो सकता था, लेकिन सत्याग्रही जो है वो स्थिति को संभालते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो ठाकुर छेदीलाल, प्रसादी लाल, राम नारायण और बद्री प्रसाद ये कुछ प्रमुख नाम है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से संबंधित। फिर से बोल रहा हूं, ठाकुर छेदीलाल, प्रसादी लाल, राम नारायण और बद्री प्रसाद ये विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से संबंधित कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं कि दुर्ग में और उसके आसपास बालोद, बेमेतरा में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और उनकी पिकेटिंग, जहां पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते थे सत्याग्रही जो जाकर जो विदेशी वस्तुओं की दुकानें उनके व्यापारियों को बोलते थे आप दुकानें बंद कर दें। अगर वो बंद करने के लिए तैयार हो जाते थे तो वहां पर धरना नहीं होता था। जो व्यापारी तैयार नहीं होता था उसकी दुकान के बाहर धरना यानी पिकेटिंग होती थी। तो यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कार्यक्रम हम देखते हैं दुर्ग में कौन चलाया, बालोद में कौन चलाया और बेमेतरा में कौन चलाया। तो दुर्ग में जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कार्यक्रम चलाने में प्रमुख नाम आता है घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा और अनुसुईया बाई महाजन। तो ये दुर्ग में महिला का नाम आ रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, अनुसुईया बाई महाजन। तो यहाँ पर याद रखना है दुर्ग में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कार्यक्रम कौन किया था, घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, अनुसुईया बाई महाजन। बालोद में किसने किया था, बालोद में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। बालोद में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कार्यक्रम हुआ था। बेमेतरा में विश्वनाथ यादव तामस्कर के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ था, यानी जो मुख्य रूप से VY तामस्कर जिनको बोलते हैं, तो उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और पिकेटिंग कार्यक्रम किया था। अब देखते हैं मादक द्रव्यों का बहिष्कार यानी शराबबंदी, मद्य निषेध कार्यक्रम से संबंधित कौन महत्वपूर्ण है। 12 फरवरी 1932 12 फरवरी 1932 को बालोद में कांग्रेस स्वयं सेवकों का एक जुलूस निकलता है जिसका नेतृत्व करते हैं नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है,
12 फरवरी 1932 को बालोद में कांग्रेस से स्वयं सेवकों का जुलूस निकलता है, जिसका नेतृत्व करते हैं नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दुर्ग में शराब दुकान के बाहर धरना देने का काम करते हैं मोहनलाल बाकलीवाल। मोहनलाल बाकलीवाल जो रहते हैं वो दुर्ग में शराब दुकानों के बाद धरना देने का काम करते हैं। अब यहाँ पर जो दुर्ग की जो कांग्रेस रहती है वो ये डिसाइड करती है कि हम जो है राष्ट्रीय सप्ताह मनाएंगे, जैसे कि हमने रायपुर बिलासपुर में राष्ट्रीय सप्ताह पढ़ा था पहले, तो वैसे दुर्ग में भी ये डिसाइड होता है कि राष्ट्रीय बलिदान सप्ताह मनाया जाएगा। और तारीख तय होती है 6 से 12 अप्रैल 1932, यानी हर दिन का एक कार्यक्रम तय होता है कि इस दिन हम ये बहिष्कार करेंगे। तो ये दुर्ग में राष्ट्रीय बलिदान सप्ताह 6 से 12 अप्रैल 1932 को मनाया जाता है। 6 अप्रैल 1932 पहले दिन कौन सा दिवस होता है? विदेशी वस्त्र बहिष्कार दिवस। तो यहाँ पर जितने भी सत्याग्रही थे वो लोगों के घर जाते थे और उनको ये निवेदन करते थे कि जिनके भी घर में विदेशी वस्त्र हैं उनको बाहर निकालें और उनको जला दें। तो यहाँ पे विदेशी वस्त्रों को जलाने से संबंधित एक कार्यक्रम था कि घर घर जाकर विलायती कपड़े जलाए गए इस दिन। ठीक है, तो विदेशी वस्त्र बहिष्कार दिवस 6 अप्रैल 1932 को हुआ। अगला है 7 अप्रैल 1932, शक्कर बहिष्कार दिवस मनाया गया। क्योंकि शक्कर जो थी वो भी उस समय बाहर से आ रही थी और अंग्रेज जो है शक्कर करोड़ों रुपए से शक्कर मंगाकर यहाँ पे रखते थे। तो यहाँ पर अगर शक्कर बहिष्कार दिवस मनाया जाएगा तो शक्कर का जो स्टॉक है वो खराब होने लगेगा, जिससे अंग्रेजों को नुकसान होगा। तो शक्कर बहिष्कार दिवस मनाया गया और लोगों को निवेदन किया गया कि वो गुड़ खाए, शक्कर का प्रयोग ना करें। अगला है 8 अप्रैल 1932। 8 अप्रैल 1932 को खादी दिवस मनाया गया और यहाँ पर मुख्य रूप से लोगों से निवेदन किया गया कि आप खादी से बने हुए वस्त्रें पहने। अगर आप खादी के क्योंकि खादी का जो सामान है वो कौन बना रहा है? यहीं के लोकल स्थानीय लोग बना रहे हैं। तो अगर आप वो खादी वस्त्रों को लेंगे तो जो लोकल स्थानीय गरीब लोग हैं उनको अपने भोजन के लिए पैसे मिल पाएंगे। तो यहाँ पर खादी दिवस मनाया गया और गरीबों को 2 आने का अन्न मिल पाएगा, ऐसा बोला गया कि आप खादी वस्त्र खरीदे जो लोकल स्थानीय लोग बना रहे हैं, ताकि जो आपका पैसा है वो अंग्रेजों के पास ना जाए बल्कि स्थानीय जो गरीब लोग हैं उनके पास जाए और वो अपने अनाज की पूर्ति कर पाए। तो यहाँ पर जो है 9 अप्रैल 1932 को बनाया गया पेट्रोलियम बहिष्कार दिवस। पेट्रोलियम बहिष्कार दिवस के अंतर्गत पेट्रोल, मिट्टी तेल ये सब का बहिष्कार किया गया, पेट्रोल और मिट्टी तेल का। तो यहाँ पर जो है पेट्रोलियम बहिष्कार दिवस मनाया गया और इस दिन जो है गिरफ्तार किए गए गेंदमल देश लहरा। गेंदमल देश लहरा को जो है पेट्रोलियम बहिष्कार दिवस के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। तो आपको नाम याद होना चाहिए, सत्याग्रही थे गेंदमल देश लहरा, इनको गिरफ्तार किया गया पेट्रोलियम दिवस के दिन। 10 अप्रैल 1932 को अंग्रेजी दवाइयां बहिष्कार दिवस मनाया गया। बोला गया कि आप स्वदेशी जो दवाइयां उनका प्रयोग करें, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, हम क्यों अपने पैसे जो है विदेशों में जाने दें। तो 10 अप्रैल 1932 अंग्रेजी दवाइयां बहिष्कार दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल 1932 को चाय कॉफी बहिष्कार दिवस मनाया गया, क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि उस समय जो लोग कॉफी पी रहे थे लगभग जो है 11 से 12 करोड़ रुपए की इससे ही आय होती थी ब्रिटिश सरकार को। तो इसी के लिए जो है चाय कॉफी बहिष्कार दिवस मनाया गया और लोगों को बोला गया कि आप कॉफी का बहिष्कार करें, चाय का बहिष्कार करें जो विदेशों से आ रही है, स्वदेशी जो वस्तु है उनका प्रयोग करें। तो यहाँ पर जो है चाय कॉफी बहिष्कार दिवस के दिन विश्वनाथ यादव तामस्कर गिरफ्तार हुए, यानी वी.वाई. तामस्कर को गिरफ्तार किया गया। और आखिरी दिन मनाया गया 12 अप्रैल 1932 को महिला जलिया दिवस। महिला जलिया दिवस के अंतर्गत जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका जो है उसी अवसर को याद किया गया, तो वो मनाया गया 12 अप्रैल 1932 महिला जलिया दिवस के दिन। क्लियर है? तो ये था पूरा राष्ट्रीय सप्ताह और एक एक कार्यक्रम जो इस समय हुए। इसी बीच जो है 29 मई 1932 को नागपुर में कांग्रेस का प्रांतीय संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, यानी महाकौशल का कांग्रेस, विदर्भ का कांग्रेस और नागपुर का कांग्रेस जो हम अलग अलग पढ़ रहे थे, तीनों का एक संयुक्त अधिवेशन 29 मई 1932 नागपुर में बुलाया जाता है और अध्यक्षता सौंपी जाती है उस समय घनश्याम सिंह गुप्त को। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो अध्यादेश लाया था उसके तहत कांग्रेस जो है वो गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने इस अधिवेशन को करने से मना कर दिया और जो घनश्याम सिंह गुप्त इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने जा रहे थे उनको जो है गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अधिवेशन नहीं हो पाया जिसकी अध्यक्षता घनश्याम सिंह गुप्त करने वाले थे, जो तय हुआ था। इनको 28 मई को ही गिरफ्तार कर लिया गया घनश्याम सिंह गुप्त को। तो ऐसा देखें जो यहाँ पर गिरफ्तारी भी होती थी 1 महीने की जेल होती थी, 2 महीने की, 6 महीने की, इसलिए जल्दी जल्दी छूटकर आ जाते थे और कार्यक्रम को आगे कंटिन्यू करते थे ना।
तो आप आखिरी देखते हैं 31 दिसंबर 1932। 31 दिसंबर 1932 दुर्ग के गांधी चौक पर झंडा फहराया गया, क्योंकि आपको याद होगा जब लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, तो रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को ही झंडा फहराते हैं जवाहरलाल नेहरू, और वहीं पर घोषित करते हैं कि 26 जनवरी का जो दिन होगा आने वाला 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो उसी की याद में जो है दुर्ग के गांधी चौक पर झंडा फहराया जाता है घनश्याम सिंह गुप्ता के द्वारा 31 दिसंबर 1932 को। यानी जो लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, जहां 31 दिसंबर 1929 को रात को झंडा फहराया गया था, उसी के एवज में ये याद किया जाता है और दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त झंडा फहराते हैं। तो ये कार्यक्रम हमने जो कवर किया है वो है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई। अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय लेवल में क्या होता है कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, वो एक सांप्रदायिक घोषणा कर देते हैं जिसके तहत दलितों को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है। जैसे मुस्लिमों को पहले मिला रहता, अब दलितों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल जाता है। तो उस पृथक, क्योंकि अब यहाँ पर जो हिंदुओं के अंतर्गत ही दलितों को भी माना जा रहा था, अब जो है ब्रिटिश सरकार ये कोशिश करती कि दलितों को भी हिंदुओं से पृथक कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो है गांधी जी जो जेल में रहते हैं, वो जेल में रहते हुए अनशन में बैठ जाते हैं और इस निर्णय का विरोध करते हैं, क्योंकि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब होता है तो जो भीमराव अम्बेडकर रहते हैं वो इस अधिवेशन सम्मेलन में भाग लेके, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेके ही ये सांप्रदायिक जो निर्णय रहता है उसकी घोषणा हो जाती है और वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेकर आते हैं दलितों के लिए। तो यहाँ पर गांधी जी जब अनशन में बैठते हैं तो उनके अनशन का तुड़वाने के लिए भीमराव अम्बेडकर जो है पुणे जेल जाते हैं और उन दोनों के मध्य एक समझौता होता है जिसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत गांधी जी जो है भीमराव अम्बेडकर को ये बोलते हैं कि आप जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो ब्रिटिश सरकार दे रही है आप उसको मना कर दो, बल्कि हम जो है उसके एवज में हम उनसे ज्यादा सीटें जो है कांग्रेस के भीतर ही दलितों को दे देंगे। ठीक है, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलता तो वहां पे चुनाव लड़ने वाला भी दलित होता, वोट देने वाला भी दलित होता। लेकिन यहाँ पर गांधी जी बोले भीमराव अम्बेडकर को कि आप जो है जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है वो रद्द करवा दीजिए और जो भी आपके जो जितना भी सीटें वहां पर दे रहे हैं आपको पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हम उससे ज्यादा सीटें आपको कांग्रेस से लेकर देंगे और आप जो है आप अपने कैंडिडेट खड़ा कीजिए, वो कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये पूना समझौता होता है और गांधी जी यहाँ पर ठान लेते हैं कि अब जो है कभी भी हमको दलितों वाला जो प्रॉब्लम है अंग्रेज कभी भी ला सकते हैं। तो वो अछूतोद्धार या दलित कार्यक्रम के तहत जो है पूरे भारत का दौरा करने लगते हैं हरिजन उद्धार के उद्देश्य से और इसी के अंतर्गत वो पूरे भारत का दौरा करते हैं और इसी के अंतर्गत वो हरिजन उद्धार के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भी पहुंचते हैं और वो पढ़ेंगे हम गांधी जी का दूसरा छत्तीसगढ़ प्रवास कल की क्लास में। तो वहां से हम कंटिन्यू करेंगे गांधी जी का दूसरा छत्तीसगढ़ प्रवास और वहां से कंप्लीट करते हुए हम पहुंच जाएंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह तक और फिर बचेगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहां तक हम जो है कवर कर लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।